वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम करने जा रहे हैं सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट है जो उनके पास जो हिस्ट्री मेजर है, हिस्ट्री मेजर में जो उनके पास सब्जेक्ट है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप, यानी प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में जो सांस्कृतिक परिवर्तन थे। तो आज हम इसके यूनिट फर्स्ट करने जा रहे हैं जो कि है प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में उसकी प्रमुख अवधारणाएं और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो आज हम इसको पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट को। तो यूनिट फर्स्ट पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यूनिट फर्स्ट। तो मैं आपको यूनिट फर्स्ट बिल्कुल डिटेल में कराऊंगी। आपको यूट्यूब पे कहीं भी यूनिट फर्स्ट इतने डिटेल में नहीं मिलेगी जितनी मैं करा रही हूँ। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशन नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा जो यूनिट फर्स्ट है मेजर हिस्ट्री का, जो कि कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्लियर मॉडर्न यूरोप का, उसका हमारा यूनिट फर्स्ट का नाम है प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में जो प्रमुख अवधारणाएं आई थी और जो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। तो चैप्टर का नाम हमारा ये है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हमारे इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर प्रारंभिक आधुनिकता का जो विचार था हम वो उस विचार को पढ़ेंगे। इतिहास में सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य हुए थे हम सांस्कृतिक के बारे में पढ़ेंगे, और जो इस समय जो दार्शनिक और बौद्धिक विकास हुआ था हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वैश्विक जो अभिविन्यास की और जो यात्राएं और अन्वेषण किए गए थे, यानी यात्राएं जो की गई थी व्यापार, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि विचारों की जो भूमिका है, यानी प्रिंटिंग प्रेस, सूचना नेटवर्क, इन सब ने क्या योगदान दिया। उसके बाद पढ़ेंगे हम उस समय की सामाजिक संरचना कैसी थी। उसके बाद शहरीकरण और वाणिज्य उस समय का कैसा था, शिक्षा के केंद्र कैसे थे, शास्त्रीय और मध्यकालीन विरासत का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो यूनिट फर्स्ट है हमें बेसिकली इन सारे टॉपिक को उसमें कवर करना है। तो यूनिट फर्स्ट में यही सब आएगा टॉपिक्स, तो इसी से आपके क्वेश्चन भी बनेंगे यूनिट फर्स्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा जो चैप्टर है प्रारंभिक आधुनिक यूरोप, इसमें हमें उसकी प्रमुख अवधारणाएं और उसकी जो भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, यानी जो भी इतिहास में हुआ था प्रारंभिक आधुनिकता और उसके विचार को हमें पढ़ना है। तो देखते हैं परिचय। तो प्रारंभिक आधुनिकता का विचार यूरोपीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण था जो कि मध्यकाल से निकलकर नए समय की शुरुआत को दर्शाता है। क्या होता है जो प्रारंभिक आधुनिकता का विचार है यूरोप में, ये जो मध्यकाल था उससे निकलकर एक नए समय की शुरुआत होता था, क्योंकि इसमें आधुनिक काल की नींव रखी थी। क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इस समय में सोच, संस्कृति, समाज में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। आपने देखा कि संस्कृति में बदलाव आए थे, बहुत सारे नए नए आविष्कार हुए थे, साहित्य कला और साहित्य कला, सारी जितने भी मतलब मॉडर्न चीज, इन सबको बहुत ज्यादा जोर दिया गया। आधि जो मतलब पॉप का जो राज था उसको कम करके लोग मानवतावाद पे ध्यान देने लगे। तो बहुत सारी साहित्य कला का विकास हुआ था इसमें। तो आगे जाकर मॉडर्न यूरोप का निर्माण हुआ। तो इससे पहले क्या था, हम मध्यकाल पढ़ते थे। तो मध्यकाल के बाद जो आधुनिक काल है यानी मॉडर्न एज, वो इसी कारण आया था। हम इसी को मॉडर्न एज कहते हैं। क्यों? क्योंकि मॉडर्न की तरफ बढ़ा था, यानी इसमें सांस्कृतिक परिवर्तन आए थे, साहित्य, कला, शिक्षा के केंद्र में, वाणिज्य में, व्यापार में, इन सब में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। नए नए खोजे, वैज्ञानिक चीजों पे वैज्ञानिक तथ्य मानने लगे थे। पॉप को जो वर्चस्व था उससे कम हो गया था। तो बहुत सारी चीजें हुई थी जिसके कारण एक नए मॉडर्न यूरोप की स्थापना हुई थी। तो हमें इसका यही पढ़ना था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यूरोप की और अवधारणाएं। तो हम परिचय हमने जान लिया, हम चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करते जाइए। तो चलिए देखते हैं आगे। तो प्रारंभिक आधुनिकता की कुछ मुख्य अवधारणाएं इसमें शामिल है। जो क्या, पहला है रिनेसांस, यानी
जो पुनर्जागरण था। पुनर्जागरण जो है यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण था, यानी ये क्या था, ये सांस्कृतिक और बौद्धिक का एक आंदोलन था जिसमें संस्कृति और बौद्धिकता पे बल देकर ये एक आंदोलन किया गया था, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान और धर्म में नए विचारों और आदर्शों की पुनर्जागरण हुई थी। तो पुनर्जागरण का अर्थ ही होता है कि पुनर्जागना या पुनर्जन्म। तो क्या हुआ था इसमें जो भी विज्ञान, कला, साहित्य थे और जो धर्म था, धर्म में एक नई अवधारणा को लाया और पॉप का वर्चस्व कम करके धर्म को तो मानते थे, पर अंधविश्वास, आडंबरों को अस्वीकार करके इन्होंने एक पुनर्जागरण यानी पुनर्जन्म किया धर्म का। तो ये काल जो है 14वीं से 17वीं शताब्दी तक चला था, यानी 14 से 17वीं सेंचुरी तक चला था। तो इसका जो नेक्स्ट है अवधारणा वो है वैज्ञानिक प्रगति, यानी वैज्ञानिक तौर पे मतलब साइंटिफिक चीजों पे लोग विश्वास करने लगे थे, बहुत ज्यादा साइंटिस्ट में नए नए आविष्कार हुए थे। इस दौरान वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी बदलाव आया, नए विचार तंत्र और विज्ञान की खोजों ने यूरोपीय समाज को परिवर्तन किया, जैसे कि सूचक और टाइपराइटर और मुद्रण तकनीक और बहुत सारी आप देख सकते हैं वैज्ञानिक चीज उसका इसमें आविष्कार हुआ था। तीसरा कि सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन हुए थे। तो सामाजिक धार्मिक परिवर्तन क्या होते हैं, पहले क्या था, समाज में महिलाओं को भी इतना हक नहीं था, उसके बाद बहुत ज्यादा महिलाओं को भी हक दिया गया व्यापार में। उसके बाद समाज पहले जो सामंतवाद में आपने देखा है कि चार्ट में बटा हुआ था, जैसे कि राजा होते थे, फिर उसके बाद सामंत होते थे, फ्यूडलिज्म में आपने पढ़ा होगा, सैनिक होते थे, दास होते थे। तो दास मुक्ति होके क्या हो गया, जो एक इंडिपेंडेंट हो गए लोग, समाज में एक अलग परिवर्तन आया। और धर्म में क्या परिवर्तन आया, धर्म में ये परिवर्तन आया कि पॉप का जो वर्चस्व था वो कम होने लगा और लोग झूठे आडंबरों पर विश्वास ना करके ईश्वर पे एक अलग तरह से एक विश्वास करने लगे थे। तो यह अवधि धार्मिक और सामाजिक रूप से भी बहुत बदलाव आई। प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन यानी जो धर्म सुधार आंदोलन, जो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन था, तो इसने भी इसमें बहुत बड़ा मतलब भूमिका निभाई है। अगर आपने हमारी धर्म सुधार वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता लग जाएगा। तो धर्म सुधार आंदोलन, ये प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन और कैथोलिक जो था, इस जैसी घटनाओं ने इस समय पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मतलब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और तीसरी क्या थी, तीसरी थी कि कला, संस्कृति और साहित्य में परिवर्तन, यानी क्या हुआ था, कला, साहित्य और संस्कृति में परिवर्तन हुए थे। तो कला में जैसे कि जब मतलब नई आधुनिकता, फ्यूडलिज्म खत्म होके, सामंतवाद खत्म होके जो हम आधुनिकता की ओर आए थे, तो क्या हुआ था, नए नए राज्य उभरे थे। नए नए राज्य उभरने से लोग अपने जो राजा थे वो संरक्षण देने लगे थे, अपने दरबार में कला, साहित्य, इन सबको प्रोत्साहन भी करने लगे थे, विकास भी करने लगे थे और इन सबको खुद भी करने लगे थे। इससे क्या हुआ, इसमें बहुत जैसे फेमस आपने वास्को डिगामा पढ़ा होगा, आपने लियानो डा विंची आपने सुना होगा। तो लियानो डा विंची जो है, उसकी आपने जो पेंटिंग सुनी होगी, द मोनालिसा, जो कि वर्ल्ड की सबसे मतलब महंगी पेंटिंग है, तो वो रहस्यमय पेंटिंग है। और द लास्ट, जो जज को जो फांसी मतलब सूली पे चढ़ाया जा रहा था, तो द लॉस्ट जो लाइफ थी, तो वो पेंटिंग जो है वो मतलब बनाई थी। कला, बहुत ज्यादा कला का विकास होता था उस समय, आपने देखा होगा। संस्कृति परिवर्तन, व्यापार जो बढ़ा, तो व्यापार बढ़ने से एक देश के दूसरे देश से सांस्कृतिक आदान प्रदान तो होता ही है, तो सांस्कृतिक में परिवर्तन आए। तथा साहित्य, जैसे कि दाते, इसमें दाते ने बहुत मतलब डिवाइन कॉमेडी उसकी नाम एक पुस्तक है उसने लिखी, तथा बहुतों का इसमें नाम आता है। तो इन सब ने मतलब क्या करा था। और साहित्य में आपने देखा होगा, बाइबल जो है, बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किया गया अलग अलग क्षेत्रीय भाषा में, जिससे लोगों के पास ये बहुत आसानी से कम कीमतों पे और समझने वाली लैंग्वेज में लोगों के पास पहुंची, जिससे लोगों में बहुत बदलाव आया। तो रिनेसांस काल ने कला, संस्कृति और साहित्य में बदलाव लाया और नए शैलियों का इसमें जन्म हुआ और विशेषज्ञताओं की इसमें मान्यता बढ़ी, यानी जो इसके मानने वाले थे उसकी बहुत ज्यादा मान्यता बढ़ी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या है, नौकाओं की खोज। तो नौकाओं की पहले क्या था, व्यापार होता था मतलब स्थल मार्ग से,
कस्तुनतुनिया का पतन हुआ। तो कस्तुनतुनिया के पतन से क्या हुआ कि वहां पे तुर्कों का मतलब अरब कंट्री का राज हो गया। तो फिर क्या हुआ, वहां से सब लोग भाग के इटली चले गए थे। तो फिर वास्को डिगामा और कोलंबस और केक्सटन इन सब ने क्या करी, नौकाओं द्वारा मतलब भारत की खोज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मतलब अमेरिका की खोज की। तो नौकाओं की खोज से क्या हुआ, व्यापार बढ़ा, बहुत सारी चीज बढ़ी। तो यह दौरान नौकाओं की खोज ने यूरोपीय समुद्री व्यापार और विश्व को बढ़ावा दिया, जिससे एक नए भूगोल और संसाधनों की प्राप्ति हुई। क्योंकि नए नए जब व्यापार बढ़ा तो नए नए संसाधन, जो जिस देश में जैसे कि हर देश में तो हर चीज नहीं हो सकता, तो जिस देश में जो संसाधन थे वो संसाधन व्यापार से दूसरे देश में भी पहुंचे, दूसरे देश के हमारे देश में आए। तो ऐसे संसाधनों का भी हर देश में एक अच्छी तरह से मतलब बट पाया। और तथा भूगोल में जैसे कि अमेरिका की खोज तो नहीं हुई थी, पर अमेरिका की खोज होने से एक भूगोल में एक अमेरिका जुड़ गया। तो ये हुआ। इसके बाद ये अवधारणाएं ने उस समय की दृष्टि और सोच को साकार किया। लोगों में मानवतावाद पे बल देने लगे लोग, और यूरोप में महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत दिया, जिससे लोगों ने बहुत बदलाव करे। इन्हीं बदलावों ने उस समय की जो समाज, संस्कृति और राजनीति को आधुनिकता की दिशा में ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया। तो आप ये समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इतिहास में संस्कृति परिप्रेक्ष्य। तो इतिहास में सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य एक महत्वपूर्ण आयाम है जो हमें ऐतिहासिक घटनाओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए सांस्कृतिक और उसके प्रभाव की दृष्टि से देखने का अवसर देता है। तो इतिहास में जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, जो क्या करता है, जो हमें जो भी इतिहास की घटना है उसकी प्रक्रिया जो है उसको समझने में हमें मदद करता है, तथा उसके प्रभाव को दिखाता है कितना प्रभावशाली था वो इतिहास में। तथा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में क्या है, नए विचार थे, धारणाओं तथा संस्कृति के प्रभाव में बदलाव, और उन बदलावों के पीछे समाज, धर्म, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के पीछे की कहानी समझने में मदद करती है। तो ये है क्या, इतिहास में संस्कृत परिप्रेक्ष्य, ये हमें मदद करती है कि मतलब कैसे समाज में परिवर्तन आया और इसमें कैसे नए विचार आए, नए धारणा आए, नई संस्कृति, नए समाज, नए धर्म, अर्थव्यवस्था कैसे बनी, कैसे बदलाव आएगी, हमें समझने का मदद करता है। तो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार संस्कृति, कला, साहित्य और विचार जो है उसका प्रभाव विभिन्न समाजों में समय की घटनाओं पर पड़ा। यानी किस तरह से इन सब का असर, मतलब पुनर्जागरण, इन सब का असर, कला, साहित्य, इन सब का समाज परिवर्तन कैसे टाइम टू टाइम लोग मतलब घटा। और यह विचार भी बताता है कि विभिन्न समाज और समय के लोगों ने की सोच, धारणा को अभिवृद्धि संस्कृति का कैसा योगदान दिया, और ये भी बताता है कि लोगों ने कैसे कैसे इसमें योगदान दिया। मतलब इसका मतलब है हमें कैसे पता चलता है, आपको ये बताना है। तो हमें साहित्य, कला, इन सब से पता लगता है, आंदोलन से पता लगता है। तो इसमें आपको यही सब बताना है। नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का उपयोग ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे के लिए समाज, संस्कृति और धार्मिक प्रभाव को समझने में किया जाता है। यह समझने में मदद करता है कि कैसे समाज में परिवर्तन आया और कैसे नई नई सोच उभरी, संस्कृति में बदलाव आए। तो ये सब हमें व्यवस्था कैसी थी, तो ये सब हमें सोचने में मदद करता है सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का इतिहास। तो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का इतिहास बेसिकली हमें इतिहास के बारे में मतलब समझने का एक मदद करता है, राजनीतिक सब समझने में हमें मदद करता है। तो हमें सब इसमें लिखना है कि हमें कैसे पता लगता है। तो एक समझने और विश्लेषण करने का तरीका जो है हमें ऐतिहासिक घटनाओं और समाज, संस्कृति और विचारों की कॉन्टेक्स्ट में समझने में मदद करता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दार्शनिक और बौद्धिक विकास। कैसे दार्शनिकों ने मतलब और बौद्धिक विकास हुआ था। दार्शनिक जो थे मतलब फिलोसफर जितने भी हुए, जैसे कि मार्टिन लूथर और एग्लिकवाद था, एग्लिक का, और कैल्विन का कैल्विनवाद था। तो ये सब दार्शनिक थे। और कैसे बौद्धिक विकास, मानवतावाद पे बल दिया गया था, इसके बारे में पढ़ना है हमें। तो दार्शनिक और बौद्धिक विकास ने मानव की सोच और विचार के क्षेत्र में बहुत गहरा प्रभाव डाला। यह विकास विभिन्न क्षेत्रों में नए नए विचार और सिद्धांतों की उत्पत्ति और प्रसार को बढ़ावा देने में सहायक हुए। क्यों? क्योंकि बौद्धिक विकास हुआ, उनके द्वारा
बहुत लोगों के द्वारा बुकें लिखी गई जिससे बौद्धिक विकास मानवतावाद पे बल दिया गया और लोगों में एक अलग बदलाव सा दिखाई देने लगा। यूनानी दर्शन, ग्रीक दार्शनिक जो ग्रीक दार्शनिकों ने ज्ञान, मॉरलिटी, नैतिकता यानी जो भी नैतिकता और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत की उत्पत्ति की। उन्होंने क्या किया, यूनानी दर्शन जो थे मतलब दर्शन फिलोसफर थे यूनान के, उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें लिखी जो मॉरलिटी पे थी यानी नैतिकता पर थी। इससे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, ये सब क्या थे, ये सब दार्शनिक थे उस समय के, यूनानी दर्शन। इन लोगों ने, आपने पढ़ा होगा, इन्हीं लोगों ने राजनीति मतलब अरस्तु को राजनीति का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिक्स। तो इन प्लेटो ये सब मतलब ये सब ने एक नैतिकता, राजनीतिक, इन सब पे बुक लिखी, ये सब लिखी, दर्शन लिखा, फिलोसफर थे ये लोग। तो इन सब से क्या हुआ, पश्चिमी दर्शन विज्ञान में एक बुनियादी इन्होंने रखी थी, जिसे अब हम देखते हैं, हम आज भी अपने भी पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, इन सब में पढ़ते हैं इनके विचारों को। तो बौद्धिक विकास, वो हमने देख लिया कि दार्शनिक विकास कैसे हुआ था और कौन थे दार्शनिक में हमने, और बौद्धिक विकास में बौद्ध, जैसे कि जो बौद्धिक विकास था, जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने ध्यान, अहिंसा और मोक्ष सिद्धांतों को प्रचलित किया। उनके विचार ने आध्यात्मिक सोच में गहराई प्रभाव डाले। वैसे ही क्या हुआ था, मध्यकुलीन जो दार्शनिक थे, जैसे बौद्ध ने हमारे भारत में किया था, वैसे मध्यकुलीन जो मतलब मध्यकाल के जो भी दार्शनिकता थे, उन्होंने मध्य युग में दार्शनिक विचार और तत्व ज्ञान की प्रगति की और मानवतावाद पे बल दिया तथा नैतिकता को बढ़ावा दिया, जिससे लोग क्या हुआ, सामंतवाद जो थे और मध्यकाल था उससे उभरे। तो मॉडर्न दार्शनिकता यानी जो भी मॉडर्न फिलोसफर थे, उनने विज्ञान, तकनीक और धर्म के खोज में नए दार्शनिक सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई। मतलब ये जो भी मॉडर्न वाले थे फिलोसफर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब ईश्वर पे ध्यान ना देके इन्होंने विज्ञान, तकनीक, धर्म, इन सब पे मतलब मानवतावाद पे और विकास पे, साइंटिफिक पे बल दिया। इस अवधि में बौद्धिक विचार और विज्ञान के मिलने से एक नए दर्शन और सिद्धांत का विकास हुआ। दार्शनिक और बौद्धिक विकास मानव सोच और संस्कृति में नए निर्देशक और सिद्धांत की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन विचारों ने समाज और विचारों में बदलाव लाकर मानवतावाद को बढ़ाया और मानव को सोचने पर मजबूर किया कि मानव सोचे, अंधविश्वास, आडंबरों पर विश्वास ना करके साइंटिफिक पे विश्वास करे। तो नेक्स्ट डेज में हमारा टॉपिक है कि वैश्विक अभिविन्यास की और यानी यात्राएं और अन्वेषण। तो कैसे वैश्विक अभिविन्यास यानी यात्राओं और अन्वेषणों ने मानव समाज को समृद्ध विज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और ये महत्वपूर्ण यात्राएं और अन्वेषण है। जैसे कि मतलब कैसे मतलब समुद्री यात्राएं द्वारा और इन सब के द्वारा मतलब व्यापार द्वारा कैसे मतलब संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। तो पहली बात तो समुद्री यात्राएं, जब कस्तूरबा का पतन हो गया तो क्या हुआ कि वास्को डी गामा, कोलंबस, इन सब ने कैक्सटन, इन सब ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत की खोज की, न्यूजीलैंड की। तो इससे समुद्री व्यापार बढ़ा तथा एक राज्य की मतलब एक देश के दूसरे देश से सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, क्योंकि सब देश का जो संस्कृति था वो अलग अलग थी। यूरोपीय अन्वेषक जैसे कोलंबस, वास्को डी गामा, फर्नांडो मैगेलन ने समुद्री मार्गों की खोज की और नई समृद्धि में स्थापित की। और आप देख सकते हैं कि खोज और अन्वेषण, कई तरह की खोजें हुई थी। मानव ने भूमंडलीय सीमाओं के पार जाने के लिए अनेक खोज की। क्या हुआ, मतलब एस्ट्रोलॉजी मतलब खगोल विज्ञान पे बहुत ज्यादा बल देने लगे। सूर्य मतलब पृथ्वी गोल है ये बोलने लगा, और नए नए मतलब स्पेस के बारे में बहुत सारी जानकारी जुटाने लगे। तो वे नई भूमियां और विभिन्न साधनों की खोज करते रहे। तथा दूसरा है स्थानीय समृद्धि की खोज। स्थानीय समृद्धि यानी अन्वेषण और यात्री ने देशों के अंदर की जानकारी और संस्कृति को विभिन्न विज्ञानों को अनुसंधान किया। यानी जो विज्ञान है और स्थानीय समृद्धि होती है उनकी लोगों ने खोज की, जो कि हमारे मतलब अंदर की जानकारी होती है, बॉडी पार्ट्स वगैरह की, भूगोल की, तो इन सब की विज्ञान पे बेसिकली बल दिया। तीसरा है वैज्ञानिक अनुसंधान, यानी यात्राओं ने नई वैज्ञानिक ज्ञान की खोज की, जैसे कि
बॉटनिकल अनुसंधान ने धरोहर की खोज की तथा वैज्ञानिक अनुसंधान की। तो वैज्ञानिक अनुसंधान ने जो धरोहर है मतलब बहुत सारे मतलब वैज्ञानिक चीजें जितने भी आप देख रहे हो तो उसकी खोज की। तो वैज्ञानिक संदर्भों का नया आधार, अन्वेषण और यात्राओं के फलस्वरूप वैज्ञानिक संदर्भ और ज्ञान का नया आधार स्थापित हुआ, क्योंकि नए नए इन्वेंशन होने लगे थे। ये यात्राएं और अन्वेषण अन्वेषण यानी यात्राएं और अन्वेषण आपको पढ़ना था, यात्राएं द्वारा क्या क्या हुआ था, और अन्वेषण यानी क्या क्या मतलब खोजें की गई थी, आपको ये पढ़ना था। तो मैंने सारे बता दिया। मानव समाज को नए संसाधनों, ज्ञान, संस्कृति की खोज ले जाकर वैश्विक स्तर पर संपर्क और विभिन्न संप्रदाय संभावनाएं प्रदान की। तो यात्राएं और खोजों ने नई नई तरह की मतलब बहुत सारी चीज के आविष्कार हुए, जिससे मानव का विकास हुआ तथा आधुनिक यूरोप की स्थापना हुई। तो विचार की भूमिका और प्रिंटिंग प्रेस की सूचना का नेटवर्क। तो विचार की भूमिका और प्रिंटिंग प्रेस की सूचना का नेटवर्क मानव सोच और ज्ञान को फैलाने में बहुत बड़ा इसका रोल था। कैसे? क्योंकि विचारों की भूमिका, तो विचारों की भूमिका सोच यानी विचार और नई विचारधाराओं को जन्म देने के लिए होती थी। तो विभिन्न विचारकों और दार्शनिक थे, उन्होंने वैज्ञानिकों के विचार के नए सिद्धांतों और विचारों को प्रस्तुत करा, जो कि समाज को प्रेरित करते थे। तो ये दार्शनिकों ने बहुत सारे मतलब बुकें लिखी, कला साहित्य के मतलब लिखे, जो क्या करा, जो प्रिंटिंग प्रेस मशीन द्वारा लोगों तक सस्ते दामों पे पहुंचाई गई बुक, जिसे लोग पढ़ के मानवतावाद तथा समाज के प्रति सोचने में और नैतिकता पर बल देने लगे। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था, जिसके ज्ञान और बड़े पैमाने को साझा करने की क्षमता बढ़ाई। इसने ज्ञान को ज्यादा मतलब बांटने की एक तरीका बन गया। ये तकनीक ने ज्ञान और बुक्स और प्रिंटेड माध्यमों से क्या किया, लोगों तक पहुंचाया, जिससे लोग बहुत जागरूक हुए तथा अपने मानवतावाद सोच, इतिहास को जानने में रुचि दिखाई। तथा सूचनाओं का नेटवर्क। तो सूचनाओं के नेटवर्क से ज्ञान को व्यापक रूप से बांटने का तरीका बदल गया। आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे सूचनाओं ने जानकारी व्यापक रूप से प्रसारित किया। तो टेलीविजन वगैरह मतलब रेडियो वगैरह आ गई थी, फोन तो उस समय के, तो उन्होंने विचारधाराओं इन सबको मतलब क्या हुआ, कम्युनिटी बनाने में, संघ बनाने में तथा अपने विचारों को जो थे दार्शनिक, उनके विचारों को मानव के विचारों तक पहुंचाने में इन लोगों ने सहायता की। तो ये तीनों तत्व जैसे कि विचार, भूमिका, प्रिंटिंग प्रेस और सूचना नेटवर्क, इन्होंने क्या करा, मानव सोच और ज्ञान को व्यापक रूप जो है उसमें प्रसारित करने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि इन सब के आने से जो दार्शनिक फिलोसफर थे, इन सब की जो भी मतलब सोच थी, वो जो मानव है उनके पास आसानी से पहुंचने लगी, जिससे मानव अज्ञान से ज्ञान की ओर आने लगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सामाजिक संरचना। तो सामाजिक संरचना मानव समाज के व्यक्ति, समुदाय और समाज के भीतर संगठन का ढंग है। यह संरचना समाज के सदस्यों के बीच संबंध, सामाजिक व्यवहार और संस्कृति को समझने में मदद करती है। तो वर्गीय संरचना, पहले तो समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग। ये वर्ग समृद्ध सामाजिक स्थिति और सामाजिक प्रतिस्थापन के आधार पर निर्धारित होते थे। तो उस समय का समाज ऐसा ही था। जातीय संरचना, जातीय संरचना में समाज को जाति, नस्ल और उप नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर विभाजित किया जाता है। ये समाज में व्यक्ति की पहचान और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती है। तो पहले समाज में क्या होता था, आपने फ्यूडलिज्म में देखा होगा समाज के कैसे बटा हुआ था, मतलब फ्यूडल में, और जो नाइट्स थे और जो मतलब किंग था, फ्यूडल था, नाइट्स था, और जो दास थे मतलब सर्वेंट थे, तो इसमें बटा हुआ था। तो उसके बाद जो जो ये आधुनिक काल आया, इसमें क्या हुआ, इसमें ये सब फ्यूडलिज्म हटा तो सब समान टाइप के होने लगे। तो इसमें समाज में बहुत बड़ी परिवर्तन आई थी तथा सभी लोग साथ मिलके इसमें एक विकास की ओर ध्यान देने लगे। तो राजनीतिक संरचना,
समाज की राजनीतिक संरचना उसकी शासन, संविधान और शासन प्रणाली को दर्शाती है। यह राजनीतिक संस्थाओं तथा सरकार के जो संगठन होते हैं उसमें सम्मिलित करती है। तो कुचरल संरचना, कल्चर संरचना में, सामाजिक संरचना में संस्कृति, भाषा, धार्मिक और अभिव्यक्तियों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये समाज की विचारधारा, कला और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है। तो इसमें हम समाज के बारे में यही पढ़ रहे हैं कि कैसे समाज मतलब पहले का समाज और उस समय का समाज आधुनिक काल का था। तो सामाजिक संरचना मानव समाज की विविध और विभिन्नता को समझने में मदद करती है और इससे अध्ययन करने में समाज की व्यावसायिकता, संस्कृति और संगठन को समझा जा सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा शहरीकरण और वाणिज्य। तो शहरीकरण और वाणिज्य मानव समाज के विकास में बहुत बड़ा इसका महत्वपूर्ण अंग है। तो शहरीकरण समाज की उत्थान पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे गांव से शहरों की ओर मानव का निर्वास होता है, यानी स्थानीय परिवर्तन होता है, जो कि उद्योग, व्यापार, शिक्षा और सेवाओं की में वृद्धि प्रदान करता है। लोग क्या करते हैं, शहरों से गांव मतलब गांव से शहरों में बदलता है, आते हैं, वहां पे उद्योग, व्यापार और शिक्षाओं में वृद्धि होती है। शहरीकरण, शहरी योजनाओं और विकास। तो शहरीकरण में शहरी योजनाएं और विकास की योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ जनसंख्या ज्यादा होती है तथा आवास, रोजगार होता है लोगों के पास, परिवहन होते हैं तथा साधनों के प्रबंध योजनाओं का विशेष महत्व होता है यहाँ, क्योंकि शहरों में आप देखते हैं हर चीज मिल जाता है। तो शहरीकरण होने से क्या हुआ था, वहां के लोग मतलब एक तो मानवतावाद पे बल देने लगे थे तथा उनके पास रोजगार था, उनके पास परिवहन था, उनके पास बहुत नई नई टेक्नोलॉजी था। तो लोगों के पास इतना सारा काम वाम था, तो लोगों के जो आडंबर, झूठे और चर्च में जाना, तो इन सब से उनकी मुक्ति हो गई। तथा वाणिज्य, तो वाणिज्य भी एक महत्वपूर्ण मतलब एक भूमिका निभाता है, जो कि व्यापारी गतिविधियों और वस्तुओं के आदान प्रदान के माध्यम से अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करता है। मतलब वाणिज्य द्वारा व्यापार होता है, ये भी हमारे जो संस्कृति आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि संस्कृतियों का एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान होता है। तो सामाजिक संरचना और शहरी जीवन समाज के विभिन्न तत्वों को प्रभावित करता है, जैसे कि संस्कृति विविधता, सामाजिक व्यवहार और संसाधनों का वितरण करता है। तो सामाजिक संरचना क्या होता है, शहरी जीवन के समाज के विभिन्न तत्वों में प्रभावित करता है। जैसे संस्कृति विविधता, कैसे संस्कृति के हिसाब से मतलब विविधता बांटना, सामाजिक व्यवहार के हिसाब से लोगों को बांटना तथा संसाधनों के हिसाब से अमीर गरीब ऐसे। तो अपने सामाजिक संरचना भी समझ लोगी। तथा पर्यावरण प्रभाव, शहरीकरण का पर्यावरण पर भी प्रभाव होता है, जो कि बड़े बड़े शहरों की वृद्धि में प्राकृतिक में जटिलताओं में ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो शहरीकरण और वाणिज्य समाज और अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और सामाजिक संरचना के प्रति हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। इनका समय समय पर समीक्षा और सुधार सामाजिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आधुनिकता की ओर बढ़े थे। तो शहरीकरण और वाणिज्य इनका बड़ा था। और उस समय की शिक्षा मतलब शिक्षा केंद्र, तो जब मतलब शहरीकरण होता है, विकास होता है तथा वाणिज्य होता है, तो शिक्षा भी बढ़ती है। तो शिक्षा समाज में ज्ञान, सूचना और संस्कृति का अद्भुत स्रोत होती है। शिक्षा के केंद्र मानव समाज के विकास में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ज्ञान का स्रोत जो है वो शिक्षा केंद्र ज्ञान का अद्भुत स्रोत होता है। यहाँ छात्राओं को विज्ञान, गणित, उस समय विज्ञान, गणित मतलब इन सब पे बहुत ज्यादा बल देने लगे थे लोग। तो क्या हुआ, शिक्षा में नए नए टेक्नोलॉजी विकास इन सब के बारे में बढ़ा तथा क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा का विकास हुआ। सामाजिक समर्थन, शिक्षा केंद्र समाज को समर्थन प्रदान करते हैं। यहाँ छात्राओं को समाज में सहयोग, सम्मान और साझा समर्थन मिलता है। क्या होता हुआ, जब शिक्षा के केंद्र में पहले फ्यूडलिज्म था, सबको बांटा गया था, पर शिक्षा आई तो शिक्षा के केंद्र में क्या होता है कि सब समान होते हैं, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा उच्च नीच नहीं होता। तथा कौशल और नौकरियां, तथा शिक्षा के केंद्र में से छात्राओं को विभिन्न कौशल विकसित होते थे, जिससे नौकरी तथा पेशेवर में उनको मदद मिलती थी। तो लोग शिक्षा लेते थे तो लोग क्या होने लगे, मॉडर्न होने लगे, जिससे लोग को नौकरी मिलने लगी, पेशेवर मिलने लगी। तथा विचारशीलता और सोचने का तरीका, शिक्षा से क्या हुआ, शिक्षा केंद्र से जो लोग थे, शिक्षा बढ़ने से यूरोप में
उनके सोचने का तरीका बढ़ा, वो स्वतंत्र रूप से ताकतवर हो गए और उनका विकास हो गया तथा वो मॉडर्न हो गए। समाज का विकास, जब शिक्षा का विकास होता है और जब सब समाज में शिक्षित होते हैं तो क्या होता है, एक समाज का भी विकास होता है, क्योंकि जब सब पढ़े लिखे रहेंगे तो विकास होगा ही बेसिकली। तो शिक्षा के केंद्र ने समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ प्रशासनिक, वैज्ञानिक और सामाजिक विकास के लिए लोगों का ताकत तैयार की जाती है। यानी इन सब से क्या होता है, समाज मतलब यूरोप की जो है सांस्कृतिक, व्यापारी और वाणिज्य तथा सब में इनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो शिक्षा के केंद्र न केवल ज्ञान का बोध कराते हैं, बल्कि समाज में भी उच्चतम और नैतिकता, सद्गुण और तथा तकनीकी उन्नति को प्रोत्साहित करते हैं। इसका महत्व जो है वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के विकास में होता है। जो शिक्षा है वो न केवल बौद्ध ज्ञान उत्पन्न कराता है, बल्कि नैतिकता, सद्गुण और उन्नति भी बढ़ाता है। तो नेक्स्ट शास्त्रीय और मध्यकालीन विरासत का अवलोकन। तो शास्त्रीय और मध्यकालीन विरासत का मानव सिविलाइजेशन की महत्वपूर्ण और गौरवशाली अंग है। इसका अवलोकन करते समय हम इन दोनों विरासतों, भागीदारी और योगदान का महत्व को समझते हैं। तो शास्त्रीय विरासत, शास्त्रीय संगीत, कला, साहित्य विरासत मानव संस्कृति के साथ जुड़ा है। यह संगीत, नृत्य, पेंटिंग, कविता और नाटक की उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। तो शास्त्रीय विरासत में क्या हुआ, वो रोमन साम्राज्य की साहित्य, कला, उनके जो इतिहास, इन सब का पता चला और तथा इन सब का विकास हुआ। लोगों ने क्या करा, पेंटिंग, नृत्य, संगीत, कविता, इन सब पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे तथा मॉडर्न हो गए। और मध्यकालीन विरासत, तो मध्यकालीन काल का जो मानव समाज में विज्ञान, शिक्षा, साहित्य और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो समय रहा है, यहाँ की ज्योतिष, गणित, फिलॉसफी, रचनात्मक लेखन, विज्ञान में वृद्धि हुई। लोगों ने ज्योतिष शास्त्र यानी जो भी मतलब सूर्य गोल है तथा मतलब उन्होंने स्पेस में भी बहुत सारी खोजें स्टार्ट करी तथा विज्ञान को बढ़ावा मिला था। कई तरह के मतलब आविष्कार हुए, आपने पढ़ा होगा। तो ये सब इस विरासत में आ जाएगा। तथा समृद्धि की संस्कृति, शास्त्रीय और मध्यकालीन विरासत ने समृद्धि, शिक्षा और संस्कृति में विविधता और समृद्धि का स्रोत प्रदान किया है। यहाँ लोगों के सोचने के तरीके ने संस्कृति को तकनीकी में उन्नति हुई है। इससे क्या, लोगों की सोच में एक उन्नति हुई। तथा संस्कृति आभूषण, इन विरासतों ने मानव समाज को संस्कृति और कलात्मक भूषण प्रदान किया, जो उनकी धार्मिकता, साहित्य और कला में एक समृद्ध मतलब प्रदर्शित करता है। एक नई नई संस्कृति आभूषण यानी उन्होंने प्रदान किया, एक मॉडल, मतलब ये सब होने से वो क्या हुए, मॉडर्न हुए। तो वो मॉडल जो हुए तो वो उनका एक आभूषण हो गया, जिसे देखते हैं हम भी आज उसे फॉलो करते हैं। हम भी कहते हैं ना वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, तो यही हुआ कल्चर। तो शास्त्रीय और मध्यकालीन विरासत ने मानव संस्कृति को समृद्ध किया यानी बढ़ाया और उसे विभिन्न क्षेत्रों में एक उच्च स्तर पर पहुंचाया। हर जो देश है वहां तक पहुंचाया, संस्कृति को आदान प्रदान हुआ। जैसे कि आज हम भारत में भी मतलब वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। लेफ्ट राइट मतलब लेफ्ट सड़क के लेफ्ट तरफ चलना, आमलेट ब्रेड खाना, कोट पैंट पहनना और जितने भी मतलब हम वैज्ञानिक चीज देखते हैं, तो ये सब क्या है, यूरोपीय के मतलब आधुनिक काल की देन है। यहाँ से हमें उनका महत्व समझने का मौका मिलता है और हमें इनके प्रति सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। तो हमने पढ़ लिया ये चैप्टर हमारा, जो कि है यूनिट फर्स्ट, जो कि कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्लियर मॉडर्न यूरोप का यूनिट फर्स्ट। तो हमारे यूनिट फर्स्ट खत्म होता है। आई होप आप लोग को समझ आ गई हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।